हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का फिर से हमारे और आपके इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक बहुत ही डिमांडेबल कमेंट्स आ रहे थे हमारे व्हाट्सएप पर भी, ईमेल्स पर भी कि क्लास 10th का रिवीजन बैच सर आपको स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस धमाकेदार क्लास में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और एक चैप्टर क्लास 10th का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन फिक्स होता है और ज़्यादातर लोग इसको हल्के में लेकर छोड़ देते हैं। उस चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसे अंग्रेजी में सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं और हिंदी में ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ये बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है और मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक तरीके से अगर दोहराते हैं तो ठीक ठाक तरीके से पढ़ते हैं, या आज की इस क्लास में ऊर्जा के स्रोत नहीं भी पढ़े होंगे तो दोहराते समय सारी चीज़ों को समझ लेंगे। और इसमें क्या करना है कि ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर होता है। इसमें चीज़ों को सुनकर, समझकर अपने भाव को पेपर में, एक पेपर कॉपी में अभिव्यक्त करना होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक-एक चैप्टर्स को, और मैं पूरे एक चैप्टर को आज इस फर्स्ट रिवीजन के बैच में इसको कवर करने वाला हूँ। इसी तरह हर एक टॉपिक का, हर एक मतलब हर एक जो भी मुद्दा होगा आपका, जो भी डाउट सेशन होगा, हर एक टॉपिक पर जो है मैं वीडियो बनाऊँगा और पूरा रिवीजन कराऊँगा, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिएगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर कर दें। इसमें जितनी हेडिंग आपको पढ़नी, मैं उतनी ही आपको पढ़ाऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। 30% सिलेबस जो काट के निकाल दिया है उसको हम हटा देंगे। 70% सिलेबस में जो हेडिंग्स इंक्लूड है उन सभी हेडिंगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को बिना देर करते हुए। सबसे पहले इस चैप्टर का बच्चों नाम समझते हैं, ऊर्जा का क्या है? स्रोत। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऊर्जा क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएँगे क्या? ऊर्जा। ऊर्जा। ये देखिए, ऊर्जा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, एनर्जी। तो ऊर्जा पहले हेडिंग लगेगी और ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, एनर्जी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में? ऊर्जा सीखेंगे। ऊर्जा क्या चीज़ होती है? इसके बाद हम लोग ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। हालाँकि ऊर्जा प मतलब ऊर्जा की परिभाषा आपको नहीं पूछना है, पूछा गया है, बट ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे हैं और ऊर्जा हमको ना पता हो तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील होता है। इसलिए सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि ऊर्जा क्या चीज़ होती है। तो देखिए, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को बच्चों हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में हमारी क्या राय होगी? कार्य करने, कार्य, इसके बाद करने, कार्य करने की क्षमता। भाई क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता हमको क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो कोई आपसे पूछे कि ऊर्जा क्या चीज़ होती है? तो आप कहेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा अगर आपको बेसिकली देखें तो मान लीजिए आप पढ़े कभी होंगे या सुने होंगे तो आप जानेंगे गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की इस विशेष स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा आ जाती है उसको विशे विशे उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर एक पोडियम पर रखा गया है, लेक्चर बोर्ड पर रखा गया है, अगर उठा को मैं थोड़ा-सा इतना ऊपर ऊँचाई पर इसको रख दूँ, तो इस मार्कर को मैं विशेष स्थिति दे दिया। अब मैं गिराऊँगा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगा और उसी एनर्जी से ये क्या होगा? नीचे गिरेगा। और मैं इस मार्कर को अगर मैं फेंकता हूँ, तो ये गति करते हुए जाएगा। तो गति करते हुए जब जाएगा मार्कर, तो इसके पास मेरे हाथ से जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य इस मार्कर को गतिज ऊर्जा देने लगा, और ये इसके विशेष स्थिति के कारण इसके अंदर जो ऊर्जा आ गई है उसके को कहते हैं हम लोग विशेष स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? तो ऊर्जा का स्रोत, अरे सॉरी, ऊर्जा आपने पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता को भाई क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद सबसे अब समझना इसमें है क्लास 10th में कि ऊर्जा के स्रोत क्या चीज़ होते हैं। बस काम-काम की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। अंग्रेजी हमारी क्या होगी इसकी? सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसी वस्तुएँ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी वस्तुएँ जिनसे हमें भाई क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऐसी वस्तुएँ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे लकड़ी। लकड़ी को आप एक बार जलाएँगे
तो आपको लकड़ी जलकर आपको क्या देगी? ऊर्जा देगी। तो उसे हम लोग कहेंगे लकड़ी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। कोयला ले लीजिए, कोयला जलकर हमें ऊर्जा देता है, तो कोयला भी एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत। पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल भी जलकर हमारे गाड़ी के इंजन को ऊर्जा देता है, तो पेट्रोल भी एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? ऊर्जा का स्रोत। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या प्राप्त होती है भाई? ऊर्जा प्राप्त इसके बाद होती है। ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत। जैसे में आपके लिख सकते हैं, जैसे में कौन कौन सो चीजें हो सकती हैं? जैसे आपका लकड़ी हो सकता है, लकड़ी ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। इसके बाद आपका कोयला भी हो सकता है। इसके बाद डीजल हो सकता है। इसके बाद आपका पेट्रोल हो सकता है। कुछ भी आप जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, सीएनजी हो गया, फिर आपका एलपीजी हो गया, जितने भी हैं आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं ईटीसी लिख देता हूँ। ठीक है? तो ये सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे आपको मान लीजिए ठंडी में, आप मान लीजिए घर से कोचिंग साइकिल चला के आए और आपको हाथ में ठंडी लगी और आपका हाथ इस स्थिति में है कि काम करने के योग्य नहीं है। इसके बाद देखिए कोचिंग के बगल में अलाव लगा है, अलाव मतलब आग जलाई गई है। फिर मैंने कहा कहा एक बच्चे से कहा जब आपको हाथ काम नहीं कर रहा तो ऐसा थोड़ा सा आग के पास उसको बैठा दिया। अब जैसे थोड़ी देर आग के पास बैठाए हम, इसके बाद उस आग से उष्मा के रूप में ऊर्जा निकली और हाथ पर लग गिरी और हाथ को ऊर्जा दे दी। अब हाथ जो होता है पढ़ने लिखने के काम में आने लगा, इसके पहले ठंडी में नहीं आता था। इसका मतलब क्या हो गया? लकड़ी से हमें ऊर्जा मिली है जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है। ठीक है? तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? ऊर्जा कहेंगे। और ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। ठीक है? ये जैसे ये सारे लोग ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहला जिसका नाम होता है परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत। इसके बाद ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐस कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं जिनसे एक बार ऊर्जा लेने के बाद उससे दोबारा कभी ऊर्जा नहीं लिया जा सकता है। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे एक बार ऊर्जा लेने के बाद पुनः दोबारा ऊर्जा नहीं लिया जा सके, तो इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम लोग मेरे भाई क्या कहेंगे? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो होते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन में हमारे ब्रह्मांड में जो होते हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ये बहुत जल्दी क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसको हम समाप्य ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे हमें एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा ऊर्जा नहीं ली जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इनसे हम दोबारा इसको नया नहीं कर सकते, नवी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, या इसका नाम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसे दोबारा हम नवीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसे पुनर्जनन नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। चूंकि इसे दोबारा नया नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है जिसका जिसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे बच्चों क्या हो गया? लकड़ी, लकड़ी से एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा इससे हम ऊर्जा नहीं ले पाएंगे, इसलिए लकड़ी कैसी ऊर्जा के स्रोत में आएगी भाई? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या आपका आएगा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। उसी हिसाब से आपका आता है कोयला। कोयला हो गया, कोयला भी एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिससे एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा ऊर्जा नहीं लिया जा सकता है। कोयला हो गया। इसके बाद आपका ये पेट्रोल हो गया। इसके बाद आपका ये हो गया डीजल हो गया। इसके बाद केरोसिन हो गया।
केरोसिन हो गया, इसके बाद एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके बाद सीएनजी हो गई, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, ईटीसी हम कह देते हैं। ठीक है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अगर कहीं आ जाएगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखने के लिए, तो सीधा आप लिख कर आएंगे ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनर्जनन नहीं किया जा सकता है, जिससे एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा ऊर्जा नहीं ली जा सकती है, उससे हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जब ब्रह्मांड में जल्दी से क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, समाप्य। इस ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, समाप्य। इसके बाद ऊर्जा स्रोत, ये समाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं। चूंकि इसे नया नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसे बना नहीं सकते, नया ऊर्जा का स्रोत नहीं बना सकते, इसलिए इसका नाम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी होता है। तो उम्मीद है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको ठीक ठाक आया होगा। दूसरा ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है, गैर। गैर, इसके बाद आता है परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरा ऊर्जा स्रोत मेरे भाई क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्जनन नहीं किया जा सकता है, जिनसे एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा ऊर्जा सॉरी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका पुनर्जनन किया जा सकता है, जिससे एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा भी ऊर्जा ली जा सकते हैं। तो ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये सीमित मात्रा में नहीं होते, ये असमाप्य होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, समाप्य होते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं, सदियों से ऊर्जा के स्रोत बने हैं और सदियों तक ऊर्जा के स्रोत बने रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और असमाप्य ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्जनन किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। चूंकि इसे पुनर्जनन किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं इसको। यानी कि इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। नवीकरणीय, इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ये क्या हमारा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसे दोबारा हम लोग नया कर सकते हैं। जैसे में क्या क्या हो सकता है, मैंने कहा है ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे जिनका पुनर्जनन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे वायु है, वायु है, वायु को एक बार ऊर्जा लेने के बाद दोबारा फिर से ऊर्जा ली जा सकती है और यह सदियों से चलती ऊर्जा का स्रोत है और सदियों तक चलेगी, ये इसका कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए वायु कैसी ऊर्जा के स्रोत है मेरे भाई, ये कैसी स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। जल है, जल को भी सेम उसी तर्ज पर हम समझेंगे, जल भी समाप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत नहीं है। और इसके बाद सूर्य है, इसके बाद मैं इत्यादि लिख देता हूं, जो भी होगा। ये सारे ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी समाप्त शायद होने वाले नहीं है, ये सदियों तक ऊर्जा के स्रोत बने रहेंगे। इसलिए इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और चूंकि इससे नवीन कर सकते हैं इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया। चूंकि ये क्या होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको असमाप्य। असमाप्य, इसके बाद ऊर्जा, असमाप्य ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बाद। इसके बाद जस्ट हमारे पास एक आता है हेडिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत के बाद एक दूसरी हेडिंग आती है जिसको नाम होता है ईंधन। ईंधन एक नया शब्द आया है, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं ईंधन। ईंधन को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूल्स। ईंधन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं भाई, फ्यूल्स। फ्यूल क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो दहन प्रक्रिया में उष्मा और प्रकाश, या सॉरी उष्मा के रूप में प्रकाश कह सकते हैं या उष्मा, दोनों बातें कहिए। तो ऐसी वस्तुएं जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ईंधन। ठीक है, दहन का मतलब होता है जलकर। तो मोटे तौर पर समझिए कि ऐसी वस्तुएं जिनको जलाने पर हमें उष्मा भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है, तो ऐसी वस्तुएं आपको क्या कहलाएंगी, ईंधन कहलाएंगी। मैं इसके सामने लिख देता हूं, ऐसी वस्तुएं जो दहन प्रक्रिया में, जो दहन, इसके बाद ये देखिए हो गया प्रक्रिया। ऐसी वस्तुएं जो दहन प्रक्रिया में क्या क्या हमें उत्पन्न करती हैं, उस ऊर्जा, कोष्टक में हम लिख सकते हैं क्या, उष्मा, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्रकाश।
ऐसी वस्तुएं जो दहन प्रक्रिया में हमें क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं और प्रकाश देती हैं, तो क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जो हमें दहन प्रक्रिया में ऊर्जा और प्रकाश देती हैं, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं, अंग्रेजी में फ्यूल्स कहते हैं। और ये जो फ्यूल्स होता है, जैसे में आप कह सकते हैं ऊर्जा ईंधन में आपका हो गया, जैसे भी जैसे ऊर्जा का स्रोत में आपको पढ़ाए थे, लकड़ी, लकड़ी भी हो गया, कोयला भी हो गया, इसके बाद डीजल हो गया, ये पेट्रोल हो गया। ये सारे ऐसे ऊर्जा के मतलब ऐसी वस्तुएं हैं जो दहन प्रक्रिया में हमें ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ईंधन। ठीक है, अगली बात हम समझते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म, इसके बाद क्या समझते हैं, ईंधन। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, फॉसल, फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो पहली बात समझिए, जीवाश्म ईंधन को अगर हम दो शब्दों में तोड़कर इस बात को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छे से आप उसको समझ भी पाएंगे। जीवों के अवशेषों से मिलकर जो ईंधन बनकर तैयार होते हैं उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जीवों के जीवों के अवशेषों जीवों के अवशेषों से मिलकर बने ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको डीजल, पेट्रोल, कोयला कैसे बना इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। करोड़ों वर्ष पहले आप जानते हैं कि पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था। अब पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर इसी प्रकार का क्या होगा, हरा भरा रंग बिरंगा संसार था और इस पर पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु भी इसी तरह के जीव जंतु और जीवधारियों का ये वायुमंडल रहा करता था। तो जब पृथ्वी उथल पुथल हुई तो पृथ्वी पर ये जो जितने भी पेड़ पौधे और जितनी भी ये जंगल झाड़ियां थी, वो क्या हो गए कि पृथ्वी ऊपर हो गई और मतलब उथल पुथल हुआ तो पृथ्वी के नीचे ये सभी लोग क्या हो गए, दब गए। और दबने के बाद क्या हुआ कि ये लोग क्या होंगे, किसी मतलब अन्य प्रकार के मतलब रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके काले पत्थरों में क्या होंगे, चेंज हो गए। अब काले पत्थरों में चेंज हो गए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, इसलिए ये बाद में कोयले के रूप में आधुनिक युग में हम जाने जाते हैं। और सुनिए, इसके बाद जो उस समय मतलब जलाशय रहे होंगे, जैसे समुद्र रहा होगा, नदियां रही होंगी, तालाबें रही होंगी, ये जब नीचे जली और अन्य कार्बनिक पदार्थों से ये क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का रूप धारण कर ली, जो आज के समय में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि नामों से जाने जाती हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ये कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीवों के अवशेषों से मिलकर बने हैं। तो हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन कैसे, जैसे में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कोयला हो सकता है, कोयला हो सकता है, डीजल हो सकता है, इसके बाद पेट्रोल हो सकता है। ये सब ऐसे ईंधन है, केरोसिन हो सकता है इत्यादि। ऐसे ईंधन जो जीवों के अवशेषों से मिलकर बने हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, अगली हेडिंग जो होगी मेरे भाई, सौर ऊर्जा। अगली हेडिंग हमारी क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, और सौर ऊर्जा की अंग्रेजी है सोलर, सोलर, इसके बाद एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, पहली बात तो बड़ा आसान है कि सौर मीन्स होता है सूर्य और ऊर्जा माने ऊर्जा। तो सूर्य की ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। तो भाई छोटे में समझना है, समझिए आप लोग, सूर्य की सूर्य की ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा को ही क्या कहते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख कारण है वह क्या है मेरे भाई, नाभिकीय, इसके बाद क्या है, संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य के अंदर ऊर्जा लगातार क्या होती है, विद्यमान रहती है। सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग प्रमुखता से बहुत तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे सूखे आप कह सकते हैं गीले कपड़े को सुखाने में। इसका प्रमुख कारण तो ये होता है सूर्य की ऊर्जा का कि डायनेमो को इस सूर्य की ऊर्जा से चलाया जा सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जैसे सोलर पैनल वगैरह वगैरह से विद्युत ज़्यादा उत्पन्न की जाती है, तो बहुत सरलता से और कम खर्चे में की जाती है। तो ये सब आपका किससे संबंधित है, सूर्य की ऊर्जा से। ठीक है,
सूर्य की ऊर्जा का सबसे ज़्यादा भाग देश में हमारा कौन करता है? जर्मनी करता है, सबसे आगे है। और भारत में केरल और ये जो आंध्र प्रदेश के जो ऐसे लोग मतलब इधर के जितने भी एरियाज़ के लोग हैं, ये सूर्य की ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? पवन ऊर्जा। पवन, इसके बाद ऊर्जा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी। तो समझते हैं भाई, एक शार्ट में हम लोग पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन मीन्स क्या होता है? वायु या हवा से संबंधित है, और ऊर्जा माने ऊर्जा। तो वायु के विशेष स्थिति या वायु के गतिशील होने के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कई तकनीकी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, और इसका सामान्य उपयोग आपको बताएं, जैसे गांव में, जैसे गेहूं में उपस्थित हल्के अशुद्ध कणों को अलग करने के लिए हमें पवन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग ओसाना कहते हैं। वो जब गेहूं ओसाना या चावल को ओसाया जाता है तो उसमें जो हल्के कण होते हैं वह हवा के संपर्क में आके क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो गेहूं ओसाना हो गया आपका। इसके बाद आपको कह सकते हैं डायनेमो हो गया। पवन चक्कियों को हम क्या करते हैं? इस वायु के माध्यम से चलाते हैं, जिसका संबंध क्या होता है? डायनेमो से। और इसका प्रमुखता से उपयोग जो होता है विद्युत उत्पादन करने में भी होता है। मैं आपसे कह सकता हूँ गीले कपड़ों को सुखाने में भी पवन ऊर्जा का जो बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उपयोग होता है। तो पवन ऊर्जा इस प्रकार से ज़्यादा उपयोगी होती है। और पवन ऊर्जा के बारे में अगर कहीं टिप्पणी लिखने के लिए आया, ये तो बना के अपने भाव को, अभिव्यक्ति को परीक्षा में व्यक्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह जल। ये हेडिंग्स हैं तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। जल तथा, अगला हेडिंग हमको पढ़ना क्या है? जल तथा ज्वारीय ऊर्जा। जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। जिसे हम जल को क्या कहते हैं? वाटर एंड ज्वारी एनर्जी को, मतलब ज्वारी एनर्जी कह सकते हैं। ज्वारी को ज्वारी शायद कहते होंगे, फिर भी मुझे ठीक से नहीं पता है तो काम चला लेंगे हम लोग। जल के पास देखिए, जल के विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, और या जल के बहते हुए जल में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं, जल के अंदर एक ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में या जल के विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम लोग जलीय ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, इसका उपयोग कैसे करते हैं? जैसे आप देखे होंगे, जल को यदि मैं क्या करूंगा, ऊपर से किसी वस्तु पर गिराऊंगा तो वह उस पर क्या करेगी? ऊर्जा देगी, और उसको कई प्रकार से काम किया जाएगा। जैसे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, बहुत ऊंचा है। उसमें क्या किया गया है? ऊंचे बांध में से पानी को क्या किया? बाहर निकाल के डायनेमो के पत्तियों पर गिराया जाता है। तो ऊंचा पानी जब डायनेमो की पत्ती पर गिराता है तो पत्तियों को घुमा देता है। इसका संबंध क्या होता है? दो बड़े बड़े चुंबकों के बीच में कुंडली से होता है, और कुंडली गति करती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इससे विद्युत उत्पन्न होता है। ये पूरे पंजाब में इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये था हमारा क्या? जलीय ऊर्जा। तो बहते हुए जल या जल की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे हम लोग जलीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें ज्वारीय ऊर्जा क्या हो शब्द होता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? गहरे जलाशय, समुद्र का जो जल स्तर होता है, समुद्र के आंतरिक हलचलों के कारण समुद्र के जल का स्तर जो होता है बहुत तेजी से एक बार ऊपर उठता है, फिर क्या होता है? नीचे उठ गिरता है। जैसे समुद्र का ये जल है, समुद्र का ये जल बहुत तेजी से क्या होता है? ऊपर उठता है, और फिर क्या होता है? धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो समुद्र के जल स्तर, समुद्र के जल स्तर के आंतरिक हलचलों के कारण समुद्र का जब ऊपरी जल स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय ज्वार कहते हैं। और इस स्थिति में जो ऊर्जा इसमें संचित होती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और नीचे गिरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा। तो इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसे भाटीय ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। गहरे जलाशयों का आंतरिक हलचल के कारण जो ऊर्जा, आंतरिक हलचलों के कारण गहरे जलाशयों का जलस्तर बहुत तेजी से ऊपर उठता है, और ऊपर उठते समय जो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है उस ऊर्जा को आप ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा का जो उपयोग है, आप समुद्रों के किनारों पर जो लहरें बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं और गिरती हैं, तो ये एक एनर्जी का सोर्स बन जाती हैं, जिसको आप कह सकते हैं जैसे सुनामी लहर है। सुनामी लहर पर
सॉरी, मैं सुनामी लहर की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ। जापान में सुनामी लहर देखते होंगे कितना तहस-नहस कर देती है, कितना मतलब विनाश कर देती है। इसका मतलब वो सुनामी की लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है तो उसके अंदर ज्वारीय ऊर्जा आती है। यही ज्वारीय ऊर्जा जब नीचे गिरती है तो भाटी ऊर्जा में बदल जाती है और ये इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि वहाँ के लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल कर देती है। तो ये सब ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित है। अब अगली हेडिंग जो होगी हमारी, एक लास्ट होगी, नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं इसको? एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस एनर्जी क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाभिकीय नाभिकीय इसके बाद अभिक्रिया के नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? नाभिकीय इसके बाद ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। अब समझिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब नाभिकीय संलयन कहीं लिखने के लिए जगह नहीं है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ऐसे। जब दो या दो से जब दो छोटे छोटे हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में या इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और आपको बताते चले कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का कारण है वह नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित हाइड्रोजन बम बनाया गया है। इतनी बात आप बना के लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी नाभिकीय अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है नाभिकीय विखंडन, जिसे हम लोग न्यूक्लियस फिशन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक दो या दो से हल्के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त जो होती है उस ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यह भी एक प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा ही होती है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया गया है, तो जो कि अब कितना खतरनाक होता है अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हमें एक हेडिंग और पढ़ना है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय और अनवीकरणीय अनवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में हमको क्या देना है? अंतर देना है। तो आपको पहली बात समझा दें, जैसे मैंने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताए थे तो इसी से हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तीन अंतर आपको अधिकतम लिखना है। तो अनवीकरणीय पहली बात को आप एक कॉलम बनाएंगे, एक और अनवीकरणीय लिखेंगे, एक और आप क्या करेंगे? नवीकरणीय लिखेंगे। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय में सबसे पहला अंतर क्या देखिएगा। सबसे पहले अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यदि लिखेंगे तो पहली बात लिखेंगे ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका पुनर्जनन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आप क्या लिखेंगे? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसे पुनर्जनन किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि ये ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में दूसरा क्या लिखेंगे? ये ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसलिए अनवीकरणीय में जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये क्या होते हैं? समाप्य ऊर्जा स्रोत होते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? असमाप्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और चौथा आप लिख सकते हैं उदाहरण, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, ये हो गया डीजल, केरोसिन इत्यादि हो गए। जबकि नवीकरणीय में आप लिख सकते हैं वायु, लिख सकते हैं जल, लिख सकते हैं सूर्य, लिख सकते हैं इत्यादि। तो इन्हीं सभी हेडिंगों के और इन्हीं सभी जानकारियों के हिसाब से आज की क्लास को क्लोज करते हैं। कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और किस किस टॉपिक पर आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।